नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। चुनावी साल में की गई सेवा से सत्ता की मेवा भी मिलती है, इसलिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का इस साल खास महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि नेता मन लगाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी उनका साथ नहीं देती। यह असंतुलन जनता को नाराज भी कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन सेवा अभियान के पहले चरण में भी पूरा फोकस किया था और अब दूसरे चरण पर भी उनका पूरा फोकस है। लगभग 15 विभाग जनसेवा अभियान के दौरान 67 सेवाएं प्रदान करेंगे। पूरे प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दबाव नगरीय प्रशासन विभाग पर होगा। इस विभाग के लिए अभियान अग्नि परीक्षा के समान है और देखना इस अग्नि परीक्षा में सरकार के 15 विभाग कितने सफल रहते हैं। क्या जनसेवा अभियान नागरिकों की समस्याओं को दूर कर सकेगा, ये जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोबट से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा की सरकार आपकी सेवा में है। मेरा आग्रह है कि जो अपने लिए कुछ करे, हमें भी उसके साथ खड़े रहना चाहिए। जन सेवा अभियान के दूसरे चरण में 15 विभाग 67 प्रकार की सेवाएं शिविर लगाकर प्रदान करेंगे। 10 मई से प्रारंभ जन सेवा अभियान का दूसरा चरण 31 मई तक चलेगा। इस अभियान में सरकार को जनता से जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के निराकरण में क्या बाधा आ रही है। इस बारे में भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का कहना है कि मुख्यमंत्री का जनता की समस्याओं का निराकरण करने का एक विनम्र प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, जो कि गरीब कल्याण की सरकार, जो हितग्राही मूलक योजनाओं को क्रियान्वयन करने वाली सरकार, अंत्योदय की भावना के तहत गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली सरकार, यह सरकार जनता के बीच में है। हमने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चरण 1 पिछले दिनों संपन्न करा। उसके बाद में फिर विकास यात्रा के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में गए और अब आज से जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चरण 2 की शुरुआत हो रही, जो पूरे मई के महीने में चलने वाला है। मैं समझता हूं कि इस माध्यम से हम जनता के बीच में जाकर और बेहतरी से उनकी सेवा कर सकें, ऐसा एक विनम्र प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार में सभी मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन का। इस विनम्र प्रयास में जनता हमें आशीर्वाद देने का काम कर रही है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा है कि ये धन और मेवा अभियान है जो जनसेवा के नाम पर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये जन सेवा अभियान नहीं, धन मेवा अभियान है, जिसके माध्यम से इवेंटबाजी के नाम पर करोड़ों रुपया इधर का उधर कर दिया जाएगा। अधिकारी मालामाल हो जाएंगे और जनता को पानी की या लाभ की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसी तरह से लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके जनता का धन लुटाने और लूट में शामिल होने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रशासन और भ्रष्टाचारियों के द्वारा ये धन और मेवा अभियान है जो जनसेवा के नाम पर चलाया जा रहा है। चुनावी वर्ष में जनता की समस्याओं का निराकरण जरूरी है। जनता की बहुत सी समस्याएं हैं जिनकी सीएम हेल्पलाइन पर लगातार शिकायतें आ रही हैं। मुख्यमंत्री जन समस्याओं के निराकरण के बारे में गंभीर है। देखना है कि 31 मई तक चलने वाले इस अभियान से जनता को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और चुनावी साल में इस कार्यक्रम का कोई ना कोई हिडन एजेंडा भी होगा। और वो एजेंडा क्या है, ये समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे के साथ। वो स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। और जनता से जुड़े मामले ऐसे हैं, क्योंकि रेवड़ियाँ बांटने की बात तो सब कोई करता है। कांग्रेस फार्म भरा रही है, बीजेपी ने भरवा ली लाडली बहना के, और जून महीने से मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिन योजनाओं की बात कर रही है सरकार इस अभियान के सहारे कि अविवादी संपत्ति का निराकरण, सीवेज कनेक्शन, उच्च शिक्षा, आदिम जाति, तमाम सारे ऐसे विभाग हैं जिससे जुड़े हुए लोगों के जो कामकाज अटके पड़े हैं वो कम से कम इस बहाने से ही चुनावी साल में उनका शुभारंभ पूरा हो जाएगा। तो एक बड़ी राहत सत्तारूढ़ पार्टी के लिए
और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए? देखिए, ये सवाल मुझसे है आपका? जी जी बिल्कुल शुक्ला जी, आपसे। मैंने ये कहा है कि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में सरकार जो है अपना गेटअप ठीक करने में जुटी हुई है। और जैसा भी आपने खुद भी बतलाया कि ये एक चरण पूरा हो चुका है और ये दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसमें कोई 15 विभागों की 67 सेवाएं हैं। जो एक एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा अक्सर होती है, वो क्या है, उसको थोड़ा सा मैं आपको दो सरल शब्दों में बतला दूं। जी जी बिल्कुल। सरकार दो सरकारें काम करती हैं। एक सरकार होती है जो उसमें राज्य में सरकार होती है, जिसको कैबिनेट सरकार कहते हैं या सीएम की सरकार कहते हैं या शिवराज की सरकार कहते हैं। और दूसरी सरकार जो होती है इसी सरकार के नीचे काम करती है, वो जिलों में काम करती है, तहसीलों में काम करती है। तो जो एक नाराजगी होती है लोगों की, जो एक प्रशासनिक अराजकता को लेकर जो एक लोगों में गुस्सा होता है, वो निचली सरकारों के प्रति होता है। तो अब ये दूसरे चरण की जो सरकार है, जिसमें 15 विभागों की 67 सेवाएं शामिल है और उसमें सरकार निकल रही है, तो इन सेवाओं का निराकरण होगा तो बहुत बड़ी एक राहत देने जा रही है। लेकिन जरूरी ये है कि ये पूरे 5 वर्ष क्यों नहीं होता है, ये सब चुनावी साल में ही क्यों होता है, ये केवल चुनावी वर्ष में ही क्यों होता है। और अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो ये एक बड़ी जरूरत रही है हमारे सूबे की। और मैं आपसे बता दूं कि प्रकाश चंद्र सेठी की बात, जितने भी मुख्यमंत्री हुए मध्य प्रदेश में, किसी ने भी गुड गवर्नेंस को लेकर कोई बड़ा काम नहीं किया। हालांकि शिवराज सरकार ने लोक सेवा गारंटी जैसी एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना शुरू की थी, लेकिन अगर इधर हम देखें तो 2.5 वर्षों में इस योजना में ना तो इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इसके तहत जो सेवाएं थी उनका तो ठीक है, जैसे तैसे लाभ मिल रहा है। इसको और विस्तार देने की आवश्यकता थी, जो शिवराज सरकार ने नहीं किया है। देखना अब यह है कि ये जो द्वितीय चरण की जो इनकी यात्रा है, जिसमें ये जनता के बीच में जा रहे हैं, तो वहां पे किस तरह की चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ता है और वो क्या समस्याएं हैं जो जनता लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हर एक नेता का अपना एक स्टाइल होता है ना, वर्क कल्चर है कि अगर शिवराज की बात करें, पब्लिक से घुलना मिलना, कमलनाथ उन्हीं के लोग आरोप लगाते थे कि मिलते नहीं थे, चलो चलो। दिग्विजय सिंह मंत्रियों से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में भरोसा करते थे। बात आपकी बिल्कुल सही है। शिवराज जी और प्रकाश चंद्र सेठी तो एक बात और भी कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी घोड़े के समान है, ये आपके ऊपर है, उसको लेकर चलोगे कि उस पर बैठ कर चलोगे। बिल्कुल। तो इससे मैं अभी जो आप शिवराज जी का जिक्र कर रहे थे, निर्विवाद रूप से शिवराज जी जो हैं वो जनता के बीच में बने रहते हैं, जनता से संवाद भी करते हैं, जनता की समस्याओं को समझते भी हैं, उसको सुलझाने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन जो एक बात मैंने आपसे कि केवल चुनावी वर्ष में ये क्यों, बिल्कुल पूरे 5 वर्ष तक ये काम क्यों नहीं करते हैं। और बेहतर होगा कि यदि वो थोड़ा सा जो प्रशासनिक अराजकता है मध्य प्रदेश की, अगर उस पर किसी तरह का अंकुश पा सके तो निर्विवाद रूप से उनकी ये जो यात्रा है वो उसका फायदा जनता को भी मिलेगा और जो सरकार है उसको भी इसका फायदा मिलेगा। तो अब ये भी कह सकते हैं ना, 5 साल वो करते भी है लेकिन तरीका दूसरा होता है। 5 सालों में तो उनका भी सारा फोकस जो होता है वो केवल वो अपने अधिकारियों के भरोसे ही रहते हैं। और ये जो अधिकारी हैं तो मुझे लगता है कि उनको सुधार पाना जो है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक अराजकता है उसका हम लोग देखें, पिछले चुनाव का मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। प्रभारी मंत्री थे ओम प्रकाश धुर्वे जी और वो मझगवां विकासखंड पहुंचे थे। वहां पर जो है जो आदिवासी थे उन्होंने कहा था उनके सीमांकन नहीं हो रहे, बंटवारा नहीं हो रहा। तो उस समय के जो एक तहसीलदार थे, जब उनको मंच पे बुलाया तो तहसीलदार ने वहीं से चुनौती दे दी थी मंत्री जी को कि जाइए आप जैसे मंत्री बहुत देखें। तो मध्य प्रदेश में इस तरह की जो प्रशासनिक अराजकता है वो सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती है और जनता के लिए तो सरदर्द है ही। ये भी कह सकते हैं ना, बिना लाग लपेट के वो अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि मुरैना विधायक का वीडियो आपने देखा होगा कि जब महिला गई थी शराब की दुकान के लिए तो उन्होंने खुद ही कह दिया था कि भैया मेरी तो खुद की शराब की दुकान है, तो मैं कैसे बंद करने का कहूँ। तो ब्रजेश जी एक और चीज है, दिग्विजय सिंह ने एक आरटीओ से बसेस मांगी थी तो उसने खुलकर जो है इसका विरोध किया था। बहुत सारे किस्से हैं इस तरह जी। तो ब्रजेश जी, जो कुछ शुक्ला जी कह रहे हैं कि 2 सरकारों की बात है, तो कई बार होता है जो हम कहावत एक कहते हैं कि घोड़े की बला तबेले के सर। वो जो घोड़े की तबेला बड़ा है वो तबेले के सर ऐसी पड़ती है कि फिर तबेला बर्बाद हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अभियान है, तो जो सरकार के पास फीडबैक आ रहा है, जो 1-to-1 मुख्यमंत्री कर रहे थे विधायकों से, मंत्रियों से, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ निकल कर आई होगी। और बहुत छोटी छोटी बातों की बात अगर हम बात करें, बिजली कनेक्शन है, हैंडपम्प की बात है, सीवेज की बात है, कि ऐसी समस्याएं हैं कि ये पूरे 5 साल इस पर काम होना था जो शायद नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इसका पूरी जिम्मेदारी जो CS होता है, जो प्रशासनिक मुखिया होता है पूरी सरकार का, उसकी भी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि कलेक्टरों की नियुक्ति हो या तमाम सारे अफसरों की नियुक्ति उनका सीधा दखल होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन अफसरों की भी तय होना चाहिए। निश्चित तौर पर तय तो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये बात शुक्ला जी जो कह रहे हैं
कि पूरे 5 साल काम होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। लेकिन क्या 5 साल या 4.5 साल आपने काम नहीं किया तो अब नहीं करना चाहिए? जब आपको पता हो कि नाराजगी किस वजह से है। 2 सरकारों की जो बात कर रहे हैं, एक सरकार है जिसके मंत्रिमंडल है पूरा, एक सरकार है जो नगर सरकार कह लो या जो प्रशासनिक अफसरों को कह लो। यदि आप देखिए कि लगातार फीडबैक से ये नाराजगी आ रही है कि छोटे छोटे लोगों के भी काम नहीं हो रहे, तो क्या इसको यहीं छोड़ देना चाहिए? ये सरकार की नहीं, प्रशासन तंत्र के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है लोगों में, वो सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक स्टूडेंट है, यदि वो पूरे साल भर तैयारी नहीं कर रहा है तो क्या उसको आखिरी में तैयारी कैसे करता है? वो देखिए, आप शुरुआत में सोचता है पढ़ लूँगा, समय है मेरे पास, थोड़ी थोड़ी तैयारी करता चला जाता है। वो मासिक टेस्ट में यदि मान के चलो उसको कम नंबर आते जाते हैं, तो क्या वो उसको वार्षिक परीक्षा से पहले यदि वो सचेत हो गया है, उसको टॉपर बनना है, तो क्या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, निश्चित तौर पे वैसे ही सरकार कर रही है कि सरकार को पता है कि मेरे खिलाफ ये नाराजगी है या मेरी ये कमियां हैं जिनकी वजह से इतने वोटर मुझसे नाराज हो सकते हैं। तो एक अभियान के तौर पर हम देखते हैं जिस तरह से लोक अदालतें चलती हैं, अदालतों पे एक तरह से भार पड़ गए तो आपने भार कम करने के लिए लोक अदालतें चलाई, तो सरकार आखिरी में चलाई, देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं। लेकिन जो लोग साल भर से 2 साल से कष्ट में होंगे, तकलीफ में होंगे, अफसरों के चक्कर काट रहे होंगे, दफ्तरों के चक्कर काट रहे होंगे, आप सोचिए चुनावी साल में ही उनका काम हो जाएगा तो वो तसल्ली है। जैसे कहते हैं ना, बीमारी हो आदमी, उसका इलाज हो जाता है या कोई तकलीफ है उसका निराकरण हो जाता है तो आदमी पुरानी तकलीफ भूल जाता है कि क्या परिस्थितियां रही। तो मुझे लगता है मतदाता भी वैसे ही आखिरी साल में ये भूल जाता है कि वो पिछले 4 साल से परेशान हो रहा था, उसके काम हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। जब काम हो जाते हैं तो तसल्ली हो जाती है। रही बात अफसरों के साथ जब नेता जाते हैं ना मनोज जी, तो यदि नेताओं के प्रति नाराजगी है, सरकार के प्रति नाराजगी है, तो एक बार हम देखते हैं कि भड़ास निकल जाती है जब वो नेताओं से कह लेते हैं। यदि चुनावी साल में जाएंगे, चुनाव सीधे वोट मांगने जाएंगे और 5 साल में वो नाराजगी दूर करने नहीं गए तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वो नाराजगी इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो आपके विपरीत वोट देगी, तो सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब अफसरों के साथ नेता भी जाते हैं तो नाराजगी जो होगी वो प्रकट कर देगा सामने वाला, काम हो जाएगा तो उसको तसल्ली हो जाएगी, तो आपने 50% एंटी इनकम्बेंसी को साध लिया। ये एक तरीका होता है, मुझे लगता है उसी तरीके पे सरकार काम कर रही है। पहले चरण में कर लिया, दूसरे चरण में 100% तो हो नहीं सकता है, दूसरे चरण में भी आप देखिए अब 9 साल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो हो सकता है एक अभियान और भी चलेगा कि सांसद जाएंगे, हमने देखा है कि विधायक भी जाते हैं, मंत्रियों से भी कहा जाता है कि आप जाइए, सरकार की उपलब्धियां बताइए, केंद्र सरकार की बताइए, राज्य सरकार की बताइए। लेकिन जब काम उपलब्धियां बताना एक अलग चीज़ है, जब आप जा रहे हो, अभियान चला रहे हो, बाकायदा छोटे छोटे ये जो लोग जो समस्याओं का हम निराकरण की बात कर रहे हैं, जितनी 67 समस्याओं की बात कर रहे हैं, ये किन लोगों की हैं मनोज जी? निश्चित तौर पर ये आम मतदाता की हैं, आम लोगों की हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं हो रही तो इसलिए छोटे छोटे काम नहीं हो रहे। जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके ऐसे काम तो रुकते नहीं है, वो तो चुटकियों में हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो वो हैं वोटर, उनको साधने के लिए, एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। मुझे लगता है ये चुनाव में इसका भी असर होगा, जब सरकार सिर्फ आपके द्वार पहुंचती है, दरवाजे पे पहुंच के आपके काम करती है, आपके निराकरण करती है। जिस तरह से लोक सेवा गारंटी योजना है, निश्चित तौर पर जो शुक्ला जी कह रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें क्या क्या कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हम देखते हैं कि कई बार छोटी छोटी समस्याओं को भी लोग सीएम हेल्पलाइन में ले जाते हैं, तो क्यों ले जाना पड़ रही है? उनके पास कोई रास्ता नहीं होता ना, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो वो भी देखना चाहिए कि यदि सीएम हेल्पलाइन में बिजली की समस्या आ रही है, नगर निगम से जुड़ी समस्या आ रही है, तो आप या तो सीधे वो आपके पास वो कर रहा है तो उसको अलग कैटेगरी में संबंधित भेज दी। लेकिन यदि वो कई मोर्चों पर, कई दफ्तरों को चक्कर काटने के बाद सीएम हेल्पलाइन पर भरोसा कर रहा है, तो फिर जो आपने कहा ना, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि यदि जिले से संबंधित कोई मामला था, बिजली से संबंधित कोई मामला था और वो 10 जगह कह चुका है और इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई है, तो फिर उस अफसर को नाप देना चाहिए। तब जाकर मुझे लगता है कि ज़्यादा भरोसा होगा, ज़्यादा मतदाता संतुष्ट होगा कि हाँ, उसकी सुनवाई जब हाई लेवल तक पहुंची, उसकी आपत्ति, उसकी शिकायत हाई लेवल पर पहुंची तो कार्रवाई भी हुई। और इससे जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनमें भी एक डर पैदा होगा, कि यदि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत गई है तो उसकी मॉनिटरिंग नीचे से होगी कि कब से ये शिकायतें हो रही थी और इस पर क्या कार्रवाई हुई, जो जायज़ है। यदि लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित तौर पर जब आप कार्रवाई करेंगे तो एक मैसेज जाएगा। जो लोक सेवा गारंटी की बात है, जो जनता से आप तत्काल काम की बात कर रहे हैं, तो वो तमाम काम होने लगेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी वजह से है कि जो लूप होल हैं, वही अधिकारी, वही कर्मचारी, वही मंत्री कि जो गठजोड़ हो गया मनोज जी, वो गठजोड़ कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगे लगाता है। सरकार के मुखिया की हो सकता है मनसा बहुत अच्छी है, तब तो आप इस तरह की सेवाएं ला रहे हैं, लोक सेवा गारंटी ला रहे हैं। लेकिन यदि उसमें कोई कमियां हैं और उसमें अपने ही लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं, एक गठजोड़ जो बन गया है
जो किस वजह से बनता है सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं, आप हम भी जानते हैं, शुक्ला जी भी जानते हैं और जनता भी बेहतर तरीके से जानती है कि क्यों काम अटकाए जाते हैं। यदि वो पकड़ लिया जाए कि क्यों काम अटकाए जाते हैं, किस वजह से अटकाए जा रहे हैं, उस पर जिस तरह से सख्त कार्रवाई हो जाए। हम यदि कहें कि लोकायुक्त को और मजबूत कर दिया जाए, हम पड़ोसी राज्य में देखते हैं कि किस तरह से राजस्थान में कार्रवाई हो रही है आला अफसरों पर, वैसी कार्रवाई मध्य प्रदेश में होने लगे तो मुझे लगता है ऐसे अभियान चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम आपके समय सीमा पर ही हो जाएंगे जो आपने तय कर रखे हैं। पहले ये था कि हम देख रहे थे कि लगभग ये कहा जा रहा था कि नगर सरकार नहीं बनी है, ग्राम सरकार नहीं बनी है, कोरोना काल, सरकार के उठापटक के चलते चुनाव लगातार बढ़ते गए, 1.5-2 साल का वक्त निकल गया, तो ब्यूरोक्रेसी के सहारे पूरी सरकार चल रही थी नीचे की। तो उनको जन सरोकार से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ना उनको चुनाव लड़ना ना उनको वोट मांगने जाना है, क्योंकि उनको तो पता है कि अगर एक बार भर्ती हो गए हैं तो 60 साल तक तो उनको रहना ही है या 62 साल तक रहना है। लेकिन अब तो जो नगर ग्राम सरकार बने भी 1 साल का वक्त होने वाला है, उसके बाद भी अगर इस प्रकार की जो देख रहे हैं हम की संपत्ति का हस्तांतरण है, बिल्डिंग निर्माण की बात है, सीवेज कनेक्शन है, ये छोटी छोटी है कि ये जो पार्षद इलाके का महापौर, ये उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन अगर इसके लिए भी अभियान चलाना पड़ रहा है तो पार्टियों को अपने जो नेता हैं, जो महापौर हैं उनके चुने हुए, जो उनके पार्षद हैं, उनको भी कुछ एक टारगेट देना चाहिए कि भैया चुनावी साल में कम से कम आपने जिस उम्मीद से वोट मांग के गए हो, निचले स्तर तक आपकी कनेक्टिविटी है, जनता को आप एक एक वोटर को जानते हो, तो ये समस्या ऊपर तक क्यों आ रही है? नहीं, देखिए, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को आप ये देखिए, कुछ लोग अधिकार संपन्न हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो सब सर्वाधिक अधिकार संपन्न है। फिर उसके ऊपर फिर हमारे ये कैबिनेट के मंत्री हैं, या अभी आप CS की चर्चा कर रहे थे या शिवराज जी की बात आप कर रहे हैं। अब आप आइए, अभी आपने कहा कि नगर सरकारें बन गई हैं और आपके ग्राम पंचायतों में भी सरकार बन गई है। आप ये देखिए, लगातार इस बात को लेकर जो है नगर सरकारों से भी आवाजें उठती रही, ग्राम सरकारों से भी आवाज उठती रही, उनको अधिकार संपन्न बनाया जाए। इन सब के ऊपर ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे कानून कायदे हैं उसमें जिस तरह से अधिकारियों के विशेषाधिकार हैं या उनके पास तो स्वविवेक का अधिकार है, उसके चलते वो किसी भी फाइल को चाहे तो तुरंत निपटा दें, किसी भी फाइल को चाहे तो सालों लटका दें। यही वो चीज है जिसको लेकर जनता में नाराजगी होती है। और अब सरकार भी समझ रही है कि ये चीजें हैं, तो सरकार क्या है कि चुनावी वर्ष में लोगों के बीच में जाती है, उनकी समस्याओं का समाधान कर देती है। एक तरह से मैं ये कहूंगा कि ये सरकार भी अवसरवादिता का कहीं जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसको पता है कि लोग लंबे समय से इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, अभी हम चुनावी वर्ष में जाएंगे, इनकी समस्याओं का निराकरण कर देंगे और इनको जो है फौरी राहत मिल जाएगी, हमारे पक्ष को वोट। लेकिन इससे क्या आपका प्रदेश जो है गुड गवर्नेंस के मामले में कोई मील का पत्थर साबित होगा? कदापि नहीं होगा। अभी एक CM हेल्पलाइन की भी चर्चा आप ही कर रहे थे। एक अकेले CM हेल्पलाइन की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि हर जिले में प्रभारी मंत्री हेल्पलाइन होनी चाहिए। और इसकी एक शुरुआत जो है ओमप्रकाश दुबे जी ने, जब प्रभारी मंत्री होते थे सतना के, वो तो मंगलवार जो जन समस्या वो जन सुनवाई अलग है, वो जन सुनवाई अलग है। लेकिन जन सुनवाई का भी आपको मैं बता दूं कि वहां भी अधिकारी जो होते हैं कभी वो सुन लेते हैं। अभी किसानों का आप देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के और हमारे सतना जिले के किसान जो है, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उसके जो टावर खड़े हो रहे हैं, उसके मुआवजे की मांग को लेकर वो जो है पैदल मार्च करते हुए भोपाल तक पहुंच रहे हैं। भोपाल में उनको रोक लिया जाता है। लोगों की समस्याएं हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं है। पटवारी की शिकायत तहसीलदार से कीजिए, वो नहीं सुनेगा। तहसीलदार की शिकायत कलेक्टर से कीजिए, कलेक्टर नहीं सुनेंगे। कलेक्टर की शिकायत प्रभारी मंत्री से कीजिए, वो जनता की सुनता कौन है? चुनावी वर्ष में आप उनके बीच में जा रहे हैं, ठीक है, एक बार कम से कम जनता से इस बात का संवाद होना चाहिए कि वो कौन से कानून है, वो किस तरह की ब्यूरोक्रेसी है जिसको लेकर जनता परेशान होती है। आप जनता से फीडबैक क्यों नहीं लेते हैं? अधिकारी का फीडबैक आप अधिकारी से लेते हैं। मुझे लगता है कि जब तक छोटे चोर की निगरानी के जिम्मा बड़े चोर के पास में होगा, तब तक गुड गवर्नेंस भी नहीं होगा और कोई भी सरकार जन सरोकार का सम्मान करने वाली सरकार तो नहीं होगी। वो सरकार हो सकती है, सरकार चलाने वाली सरकार हो सकती है, लेकिन जन अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य करने वाली सरकार तो नहीं। तो ब्रजेश जी, सरकार भी और असरकार भी हो, लेकिन जो शुक्ला जी भी कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो हम कई सारी खबरें पढ़ते हैं कि फलाना एक पंचर वाले का बेटा, ऑटो रिक्शा वाले का बेटा, गरीब किसान का बेटा, किसी मिडिल क्लास व्यापारी का बेटा, किसी अफसर का बेटा या किसी बाबू का बेटा IAS हो गया, IPS हो गया, तो सारी तकलीफें झेलकर ऊपर तक जाता है। कई सारे अधिकारी मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बहुत नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर उठकर आए हैं, और वो अधिकारी भी इन समस्याओं से ज़्यादा सरोकार नहीं रखते हैं जब पावर में जाते हैं। तो ज़रूरत है कि भाई वो उनका माइंड सेट है, वो चीज़ें उन्होंने भुगती है, तो कम से कम अपने जिस ज़िले में वो पोस्ट हैं वहाँ कोई एक नवाचार कर दें। कई सारे अधिकारी हैं जो कर रहे हैं कि बाद में उनका लंबे समय तक फिर राज्य सरकारें उस स्कीम को अडॉप्ट करती हैं, केंद्र सरकार तक ने किया। ऐसे भी IAS हमने देखे हैं, ऐसे IPS भी देखे हैं।
तो बेहतर है कि एक नवाचार उन लोगों के लिए भी खोल दिया जाए। मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि आउट ऑफ फ्रेम आप सोचें। निश्चित तौर पर करना तो ऐसा चाहिए और हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं, कुछ अधिकारी करते भी हैं, सब पर इस तरह से कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि पावर के साथ जिस तरह से कहते हैं ना, सत्ता के साथ बुराइयां आ जाती हैं, तो जो लोग पावर में आ जाते हैं उनके साथ साथ उसका चकाचौंध भी आ जाती है, उसके आभा मंडल में वो इतने खो जाते हैं कि वो अपनी, जो मैंने कहा था ना पहले, तकलीफ भूल जाते हैं। बिल्कुल। जो आपने कष्ट सहे हैं, जिन कष्टों से आप निकल कर आए हो, और उन कष्टों को आप भूल जाते हो जब आप सुख में जीवन जीने लगते हो। दुख तो मेरे आपको भी दिन बीते रहे भैया, तो इस आपको टाइप से हो वो जाते हैं। दूसरों के दुख दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है कि कम से कम जो कहते हैं ना कि आप अपनी हैसियत मत भूलिए, आपका वो संघर्ष मत भूलिए, तो आप वो संघर्ष याद रखेंगे मनोज जी, तो दूसरों का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो शुक्ला जी कह रहे थे, उसके लिए सबसे बेहतर तरीका मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए। आप ऑडिट कराओगे थर्ड पार्टी से तो आप को एक तरह से सही जानकारी मिलेगी। अब आपने तहसीलदार की शिकायत या पटवारी की शिकायत तहसीलदार से कर दी, तहसीलदार की कलेक्टर से कर दी, तो मुझे नहीं लगता है कि कलेक्टर की मंत्री से कर दी तो कुछ होना, क्योंकि जो गठजोड़ की मैं बात कर रहा था, वो गठजोड़ ही वो है कि इसकी वजह से सुनवाई नहीं होती जनता की। तो जन सुनवाई करने के लिए यदि मुखिया ईमानदारी से नीति का पालन कराना चाहते हैं, उनकी नीयत ऐसी है कि नीचे तक सेवाओं का विस्तार हो, लोगों तक सेवा सही समय पर पहुंचे, समुचित तरीके से पहुंचे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतर तरीका है कि तीसरे आदमी से पूछिए, आप तीसरी एजेंसी से पूछिए, और उस एजेंसी को भी आप परमानेंट मत कीजिए, क्योंकि वो कभी ना कभी उस गठजोड़ का हिस्सा बनी जाएगी। तो उस तरीके को भी बदलते रहना चाहिए। खतरा हमने ये भी देखा ना कि वो जो ब्यूरोक्रेट ऊपर है, वो अपनी पसंदीदा एजेंसी को काम दे देते हैं। तो इसलिए तो उसकी भी एक मॉनिटरिंग समय समय पर होती रहे। तो आप यदि ऐसा सोचेंगे मनोज जी, तो किसी से काम ही नहीं करा सकते। तो आपको करना तो पड़ेगा, कुछ पहल तो करना पड़ेगी। उसकी कमियां जो दिखेंगी उनको बाद में दुरुस्त कर लीजिए। यदि आपको ज्यादा कमियां दिख रही हैं तो कोई आपने कोई संविधान तो लिख नहीं दिया, उसमें भी संशोधन हो जाता है, तो आप उसको बदल दीजिए, दूसरी व्यवस्था लाइए। यदि ये सोचें कि इसमें भी खोट हो जाएगा, ये भी गठजोड़ में शामिल हो जाएगी, तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि नीचे तक आप कसावट ला सको। वो इसी तरीके से हो सकता है कि जिसकी शिकायत है वो किसी तीसरे से कराएं उससे, क्योंकि यदि शिकायत का निराकरण सही समय पर होगा, उसकी ऑडिट सही समय पर होगा, तो मुझे लगता है कि तब कसावट आएगी। और जो सेवाएं आपको आज देना पड़ रही, 5 साल आपकी वो लगातार चलती रहेंगी, आप उसमें सुधार करते रहिए। जब आखिरी में आपको लगता है कि और क्या बेहतर कमियां हो गई हैं, तो जो संवादहीनता जो रहेगी आपकी, वो आपको नुकसान पहुंचाती है। तो आप जनता से सीधे संवाद भी करिए। तो कह सकते हैं ये सफाई जैसा सिस्टम, ऐसा नहीं कि आपने सुबह कचरा उठाया और भूल गए, शाम को फिर हो जाएगा, आपको फिर वो करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार का सिस्टम आपको इन योजनाओं के लिए बनाना होगा। बहरहाल समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक अच्छी पहल की है, लेकिन सवाल यही है कि ब्यूरोक्रेसी के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि उसकी जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो, और एक समय सीमा में सारे काम निपट जाए। और जो नहीं हो रहे हैं तो उनसे पूछा जाए कि भाई अगर ये काम में डिले हुआ तो क्यों हुआ। अगर कोई सही कारण है तब उसमें डिले होता है तो मान सकते हैं, लेकिन कई सारे मामले में ऐसे देखते हैं कि छोटे छोटे कारणों उसको लंबे समय तक वक्त तक टांग दिया जाता है। तो वक्त है कि ब्यूरोक्रेसी भी अपनी आदतों में सुधार करे और जो सरकार का सिस्टम है वो भी थोड़ा असरकार बने। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।